हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 3 फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक एक करके सारा क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिख रहा है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। देखो 12 वोल्ट का ईएमएफ दे रखा है और उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो हमें 0.4 ओम का दे रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ऑलरेडी ये बड़ा ही है, कोई नहीं। 0.4 ओम दे रखा है। पूछ रहा व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट, क्या इसका मैक्सिमम करंट होगा, हमें यहाँ पे इसका निकालना है। तो पहले जो जो चीज़ हमें गिवन है वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। देखो अगर हम देखें तो हमारे पास ईएमएफ दे रखा है, इसका भी पेन का साइज, हाँ जी, मेरे पास ईएमएफ दे रखा है कितने वोल्ट का, मेरे पास ईएमएफ दे रखा है 12 वोल्ट का। ओके, अच्छा उसके बाद हमारा जो इंटरनल रेसिस्टेंस है माने कि स्मॉल आर जो है वो मेरे पास कितना दे रखा है 0.4 ओम का। ठीक है, चलो ये भी लिख लिया। मेरे से पूछ रहा है आई मैक्स मतलब मैक्सिमम करंट। तो देखो मैक्सिमम करंट जब कब होता है, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जीरो हो जाए। मतलब जो भी सर्किट होता है ना, आप सबको पता है कि जो सर्किट होता है उसमें एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है और एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जीरो हो जाए तो हमें वहाँ पे मैक्सिमम करंट देखने को मिलता है। तो अगर हम सीधा सीधी बात एकदम नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम थोड़ा सा ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम देखें तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V इज़ इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, यही होता है। अब मेरे को I निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, I निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर। ठीक है, लेकिन जब एक्सटर्नल सर्किट माने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो R है वो क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जीरो हो जाए तो वहाँ पे हम टर्मिनल वोल्टेज ना देख करके वहाँ पे हम ईएमएफ की बात करते हैं। मतलब उस केस में ये V के जगह पे हम ईएमएफ ले लेते हैं और हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है। ओके, तो ये हुआ पूरी फार्मूला कि हमारा जो फार्मूला लग के बनेगा ये क्वेश्चन वो कौन सा होगा, I इज इक्वल टू ई बाई आर। लेकिन जब हम आई मैक्स निकालते हैं तभी ऐसा करते हैं, है ना, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो होता है तभी हम लोग ऐसा करते हैं। तो आई मैक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ई एम एफ बाई आर। अब सीधा सीधी यहाँ पे फार्मूला आप यहाँ पे पुट कर दो और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो आई इज इक्वल टू क्या था, ई एम एफ बाई आर। ठीक, अब ईएमएफ हमें कितना दे रखा था, ईएमएफ हमें दे रखा था 12 वोल्ट का और हमारा जो रेसिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 0.4 ओम। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 0.4 ओम पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से पॉइंट जैसे ही हटेगा यहाँ पे एक डिजिट आ जाएगा 10, तो ओवरऑल ऊपर में आएगा 120 वोल्ट और नीचे आएगा आपका 4 ओम। ठीक है, अगर इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने 30 एम्पियर का करंट आएगा, क्योंकि वोल्ट बाय रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आई मैक्स आएगा वो कितना आएगा, 30 एम्पियर का आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ हमें कितना दे रखा है, ईएमएफ हमें 10 वोल्ट दे रखा है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 3 ओम। ठीक है, कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, एक रजिस्टर से कनेक्टेड है। इफ़ करंट इन द सर्किट, अगर करंट हमारे सर्किट में 0.5 एम्पियर का है तो बताइए कि क्या रेसिस्टेंस होगा रजिस्टर का, क्या रेसिस्टेंस होगा आपका जो रजिस्टर होगा उसका। ठीक है, व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज। और ये भी पूछ रहा है कि बताइए टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जब बैटरी हमारा क्या है, माने सर्किट जो हमारा है वो क्या है, क्लोज है। तो एकदम आराम आराम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो सीधा सीधी बात, अगर हम इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो सीधा सीधी बात है कि भैया देखो कोई भी जो सर्किट होता है, अगर हम देखें तो हमारे सामने कोई भी जो सर्किट होता है, जैसे मान लो कोई भी सर्किट है जिसमें हमें ईएमएफ दे रखा है, तो मतलब ईएमएफ दे रखा मीन्स इस तरह का जो है बैटरी का ईएमएफ हमें दे रखा है और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस दे रखा है और इसी ईएमएफ के बाहर एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी लगा हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। देखो ये हो वाला हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा ईएमएफ। तो हमें ईएमएफ दे रखा है कितना, 10 वोल्ट। ठीक, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 3 ओम। और हमसे पूछ रहा है कि बताइए ये कितना होगा, माने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा और इसी के साथ आपसे भी पूछ रहा है भी। तो जैसे ही आप आर निकालोगे ना तो फिर V इज इक्वल टू आई आर लगा के आप ये वोल्टेज भी निकाल सकते हो।
ठीक है। और करंट हमें दे रखा है, करंट इस सर्किट में जो भी करंट दौड़ रहा है वो हमें कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर। तो मेन मकसद हमारा क्या है, कैपिटल मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को निकालना, मैंने कैपिटल आर को निकालना। फिर हम ओम्स लॉ लगा के V इक्वल टू IR लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इस पर बात करते हैं। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे गिवन देखें तो गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो E इज़ इक्वल टू, हमें सबसे पहला दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है। EMF जो है हमारा 10 वोल्ट है। उसके बाद हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 3 ओम का, ओके। हमारा जो करंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर का, ठीक है। चलो अब हमसे क्या पूछ रहा है, सर V बता दो, ठीक है, V बता दो। लेकिन उसको निकालने के लिए हमें कैपिटल R की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा ये हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम कैपिटल R पहले निकालेंगे। तो कैपिटल R निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है जो आपको मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में बताया था, है ना। ये वीडियो बेसिकली ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो ये था EMF बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। जैसे I इज इक्वल टू V बाई R होता है, तो यहाँ पे क्या अगर EMF की टर्म में देखेंगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाई इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मैंने क्लास में बहुत ही बखूबी बहुत ही अच्छे से कराया है। तो अगर मेरे को कैपिटल R चाहिए तो ये आ जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा EMF बाई करंट, ठीक है। मेरे को बस कैपिटल R चाहिए, तो कैपिटल R इधर रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा EMF बाई करंट माइनस में इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। अब देखो EMF हमारे सामने कितना दे रखा है, EMF हमारे सामने दे रखा है 10 वोल्ट का, करंट हमारे सामने कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर, ठीक है, माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 3 ओम का, ठीक है। अब इसको पॉइंट हटाओगे, यहाँ से आ जाएगा एक 0। अब देखो ये 100/5 हो गया, इसको थोड़ा सा फ्रेश लिखते हैं, ये हो गया 100/5 माइनस 3 ओम, ठीक है। अब देखो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये जो दोनों है, ये देखो ऊपर वाला वोल्ट है और नीचे वाला क्या है, करंट है। तो वोल्ट बाई करंट क्या होता है, रजिस्टर ही होता है, ओम ही होता है। तो दोनों को माइनस हम इजीली कर सकते हैं, कोई बच्चा कंफ्यूज मत हो जाना कि माइनस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो कर सकते हैं माइनस। अब देखो 5 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 ओम और यहाँ आ जाएगा -3 ओम। तो ओवरऑल कितना आ गया, 17 ओम आ गया हमारा कैपिटल R। मीन्स हमारा जो रेसिस्टेंस है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वो कितना हो गया 70 बोल रहा हूँ मैं, 17 ओम के बराबर, ठीक है, 17 ओम, ठीक है, 17 ओम आ गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो हमारा ओम्स लॉ कहता है, क्या कहता है, ओम्स लॉ के हिसाब से हम देखें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। हम यहाँ पे V I मेरा कितना है दिया रखा है क्वेश्चन में 0.5, है ना, 0.5 ही दे रखा था ना, हाँ 0.5 एम्पियर, ओके। अब इसके बाद रेसिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 17 ओम का। जब इनको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो 8.5 वोल्ट का आएगा, है ना। तो भी आपके पास कितना आ गया, टर्मिनल वोल्टेज आपके पास कितना आ गया 8.5 वोल्ट का, और जो आपका रेसिस्टेंस है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वो कितना आ गया 17 ओम का, ठीक है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो पहले आप सारी चीज़ों को लिखें और फिर अपना जो फार्मूला है उसको रिलेट करें, ओके। चलिए आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट अ रूम टेम्परेचर पे आपका 27 डिग्री सेल्सियस पे जो रेसिस्टेंस है हीटिंग एलिमेंट का वो है 100 ओम का, ठीक है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेसिस्टेंस फाउंड टू बी 117 ओम, ठीक है। और इसमें जो टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है आपको वो दे रखा है 1.70 इंटू 10⁻⁻4 का, ऐसे करके आपको दे रखा है। तो सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे क्या समझना है कि ये कंडीशन क्या है। देखो कंडीशन ये है कि रूम टेम्परेचर यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी हीटिंग एलिमेंट का रेसिस्टेंस 100 ओम है। बोल रहा है कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि उस चीज़ का रेसिस्टेंस 117 ओम हो जाए, 117 ओम हो जाए। समझ रहे बातों को। पहले उसका जैसे मान लो ये कोई हीटिंग एलिमेंट है, अब इसका जो रेसिस्टेंस है वो 100 ओम है, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पे। बोल रहा है कौन सा ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे ये 117 हो जाए, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट दे रखा है। तो मैंने आपको एक टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला पढ़ाया था, दैट इज कॉल्ड अल्फा, सॉरी। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ाया था, है ना, डेट इज कॉल्ड अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला जो फार्मूला था वो। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा गिवन चीज़ों को लिख लेते हैं।
देखिए अगर हमारा इनिशियल टेम्परेचर की बात करें, टी आई इनिशियल टेम्परेचर की बात करें, तो वो हमारे पास है 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, अच्छा उसके बाद हमारे फाइनल टेम्परेचर की बात करें, टी एफ फाइनल टेम्परेचर, ये अपने को नहीं पता, ये अपने को फाइंड करना है कि कितने टेम्परेचर पे ऐसा होगा। अच्छा T1 पे जो हमारा रेसिस्टेंस 1 आ रहा है, मैंने इनिशियल जो रेसिस्टेंस है वो हमारे पास 100 ओम है, और बोल रहा है कि फाइनल टेम्परेचर पे जो आपका रेसिस्टेंस होगा, फाइनल टेम्परेचर पे जो आपका रेसिस्टेंस होगा वो हो जाएगा, मान लीजिए आर एफ फाइनल टेम्परेचर पे जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा 117, है ना। इसको आर एफ नहीं, इसको देखो आर नॉट भी दिखाते हैं और इसको आर टी भी दिखाते हैं, कि मैंने रेसिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर और रेसिस्टेंस एट टी टेम्परेचर। ओके, और आपको अल्फा दे रखा है कितना, अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये डिग्री सेल्सियस इसका पर डिग्री सेल्सियस जो है इसका यूनिट दे रखा है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट का। ठीक है, तो आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, कौन सा फार्मूला पढ़ाया था आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, अल्फा इज इक्वल टू आपका जो होता है फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेसिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेसिस्टेंस को अगर हम देखें तो फ्रैक्शनल चेंज कैसे निकालते हैं, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, है ना। अब ये चेंज इन टेम्परेचर को हम थोड़ा और मॉडिफाइड वे में लिख सकते हैं, देखो ऐसे आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू जो चेंज इन टेम्परेचर है इसको हम टी एफ माने कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर भी कर दे, तो ये भी चेंज इन टेम्परेचर लिखा गया। ठीक है, ओके। अब इसी फॉर्मूले को एक अलग मेथड से लिखा जाता है, बहुत सारे टीचर्स इसी फॉर्मूले को अलग मेथड सीखते हैं, बच्चे सोचते हैं कि एक नया फार्मूला आ गया, नया फार्मूला नहीं है। देखो अभी हम देखें, अभी हमने क्या देखा इधर, अगर हम थोड़ा सा साइड में समझे तो अभी हमने क्या देखा कि जो अल्फा है वो क्या है, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू टी एफ यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके, तो ये जो आर नॉट टी एफ माइनस टी आई है, ये इधर अगर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इधर अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ ऐसा होगा अल्फ़ा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आर नॉट टी एफ माइनस टी आई से। ओके, और इधर आ जाएगा मेरे सामने आर टी माइनस आर नॉट। ठीक है, अब मेरे को आर नॉट अगर आर टी निकालना है तो आर टी इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, ये जो आर नॉट है ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। तो इस चीज़ को एग्जैक्ट, ये आर नॉट इधर आया तो बन गया प्लस में, और फिर ये प्लस में साइन दे करके इस चीज़ को हम लिख लेंगे। या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसको हम ऐसे लिख के दिखाते हैं आप लोग को। देखो इसको आप ऐसे ही, जो ये चीज़ है इधर मेरा आर नोट चला गया, ध्यान से समझो, इधर मेरा आर नोट चला गया, तो ये वाला जो चीज़ है एज इट इज़ इसको हम लोग उतार देते हैं, जो भी चीज़ है इसको हम लोग एज इट इज़ उतार देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे उतरेगा देखो ध्यान से, अल्फ़ा, ठीक है, आर नोट, और यहाँ पे आ गया टी एफ माइनस टी आई। ठीक, ये हो गया, और इसमें प्लस कर देंगे हम लोग किसको, आर नोट को, तो ये आ गया आर टी का फॉर्मूला। अब एक बार ध्यान से समझो, तुम थोड़ा सा अगर ध्यान से सोचो तो यहाँ पे आर नोट क्या है, कॉमन है ना। अगर इसको हम देखें तो ये आर नोट क्या है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों जगह आर नोट है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूँ ध्यान से, तो इस आर नोट को अगर हम कॉमन ले लें, अगर इस आर नोट को हम कॉमन ले लें तो इस वाले आर नोट के लिए यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, और प्लस यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे मेरे सामने बस बच जाएगा अल्फ़ा टी एफ माइनस टी आई। तो ये वाला जो फार्मूला है ना बाबू, इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी एफ माइनस टी आई। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन भी आता है ना, तो जो स्टेप मैंने आपको बताया वो स्टेप खुद से भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ भी आर नोट कॉमन है, और ये जो आर नोट यहाँ आया है, ये दोनों आर नोट यहाँ से कॉमन है। जब कॉमन लोगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ के लिए 1 लिखा जाएगा, और ये पूरा अल्फ़ा टी एफ माइनस टी आई लिखा जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। तो ये वाला फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हो और ये ऐसे भी लिख सकते हो। अब हमारे पास जो गिवन है हम इस फार्मूले में पुट करके दिखा रहे ताकि आप कुछ सीख पाएँ नया। ठीक है, क्योंकि मैंने क्लास में ये वाला फार्मूला शायद आप लोग को नहीं समझाया ऑफलाइन क्लास में, इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया इसके ऊपर। चलो आगे बात करते हैं। आर टी को अगर हम देखें तो मेरे पास आर टी कितना है, एक बार मैं फिर से फार्मूला लिख देता हूँ भाई। आर टी इज इक्वल टू क्या होगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी एफ माइनस
टी आई और ब्रैकेट बंद और बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये फार्मूला है। तो आर टी को हम क्या लिख सकते हैं, 117, यही ओम इतना दिया हमें। आर नोट कितना दिया है, आर नोट दिया है हमारे पास 100, ठीक है, ये आ गया 1 प्लस अल्फ़ा कितना दिया है सर, अल्फ़ा दिया है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴, ओके। अच्छा चलो ठीक है। और इसके बाद जो हमारा टी एफ है, ये हो गया टी एफ माइनस टी आई हमारे पास कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इस फार्मूले को मैंने इससे भी तुम बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, तुम इससे ही बना सकते हो। इससे इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी है आगे एक्सरसाइज में, तो हम इस फार्मूले से बना के उसको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को इससे दिखा रहे हैं ताकि थोड़ा सा कुछ आप सीख पाओ। तो देखो सबसे पहले क्या करो कि ये 117 है ना, इस 117 को 100 से डिवाइड दे दो। क्या है 100 से सर, ये वाला 100 नीचे आ जाएगा, है ना, ये वाला 100 ऐसे नीचे चला गया, तो ये जब नीचे आएगा तो 117 डिवाइडेड बाई 100, इधर से क्या बचेगा आपका एग्जैक्ट 1 प्लस 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴, और यहाँ क्या लिखा जाएगा हमारे सामने, टी एफ माइनस टी आई, ओके। तो ये चीज़ रहेगा। चलिए अब आगे देखें, कुछ नहीं है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड करने पे आएगा ये 1.17, ठीक है, और ये वाला जो 1 है इधर जब जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हम -1 लिख लेंगे, है ना। देखो ये डिवाइड करने पे 1.17 आया, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये डिवाइड करने पे क्या आ रहा है 1.17 आ रहा है, इधर से ये 1 इधर गया तो माइनस हो गया, ठीक है। अब इधर क्या बच रहा है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, और यहाँ आ गया टी एफ माइनस टी आई, ठीक है, ये चीज़ ऐसे चल रहा है, ओके। तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.17, ठीक है, और ये फिर पूरा चीज़ को हम नीचे ऐसे डिवाइड मार देंगे, डिवाइड जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू टी एफ, और यहाँ माइनस का साइन, यहाँ हो जाएगा टी आई, ठीक है। और यार टी आई का तो वैल्यू हमारे पास फिक्स है ना, हम यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिए, हमको यहाँ पे टी आई की वैल्यूज़ को लिखते चलना चाहिए था, सॉरी। कोई नहीं, अभी हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास टी आई तो गिवन है ना, तो हम लोग टी आई का वैल्यू लिख लेते हैं। कितना था भाई, कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, 27, है ना, ऐसे लिखते चलेंगे, ये 27। चलो तो इसको देखो, अगर इसको डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाने पे 2 जीरो ऊपर उतरेगा, है ना, 2 जीरो नहीं 1 जीरो ऊपर उतरेगा, क्योंकि 1.70 पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उसको कोई वैल्यू नहीं होता, तो 1 जीरो ऊपर उतरा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 2 जीरो नीचे उतरेगा, है ना। अभी देखो ये 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक। तो ओवरऑल इसको आराम से एकदम प्यार से सॉल्व करना है, कोई टेंशन नहीं है। देखो ऊपर आ गया 17 और नीचे भी क्या आ गया, नीचे अगर देखें तो नीचे भी आपका क्या आ गया 17, क्योंकि ये 1.70 है लेकिन ये 1.7 इसको हम लोग ट्रीट करेंगे, है ना। तो ये 17 तो ऐसे ही कट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, 17 रह गया। अब देखो आराम से देखो नीचे क्या बच रहा है सर, नीचे एक 10⁻⁻⁴ है और नीचे एक और 10 बच रहा है ना, यही हो रहा है। और इधर हमारे सामने सर टी एफ और इधर -27 डिग्री है। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा इधर हम लोग बनाते हैं, है ना, इसी चीज़ को थोड़ा इधर बनाते हैं। तो इधर क्या होगा, ये 17 कट गया, है ना। अब ये 17 तो हम लोग काट सकते हैं ना भाई, साफ साफ दिख रहा है, ये 17 यहाँ से काट दो, तो ओवरऑल यहाँ क्या बचेगा, अगर यहाँ देखें तो यहाँ बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁴ इंटू 10 और इज इक्वल टू क्या बच रहा है टी एफ -10 डिग्री, सॉरी 10 बोल रहा हूँ मैं, टी एफ -27 डिग्री, है ना, टी एफ -27 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो यहाँ पे देखो ये 10 चला जाएगा, ये 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10⁻⁴ और नीचे आ जाएगा 10 और इधर आ गया टी एफ -27 डिग्री सेल्सियस। ये देखो ये 10 कट जाएगा इसके पावर 4 से और यहाँ पे पावर 3 बच जाएगा, तो ऊपर 10⁻³ बचा उसको हम 1000 लिख सकते हैं, 1000, और ये माइनस से इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखा जाएगा +27 और इधर आ गया तुम्हारा टी एफ। तो टी एफ इज इक्वल टू 1000 + 27 1027 डिग्री सेल्सियस होगा तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो इस फार्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर ला सकते हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने क्या है वो उसको थोड़ा देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेग्लिजिबल स्मॉल करंट, क्या कह रहा है कि एक नेग्लिजिबल स्मॉल करंट है जिसको पास कर रहे हैं एक वायर से, जिसका लेंथ है 15 मीटर, 15 मीटर लेंथ का एक वायर है, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मैंने उसका जो एरिया दिया हुआ है वो दे रखा है 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। ओके, और उसका जो रेसिस्टेंस है उस वायर का वो 5 ओम का रेसिस्टेंस दिया है। बोला व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है वो रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम ऐसे पिक्टोरियली आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो एक वायर है, ठीक है, इस वायर का जो लेंथ दे रखा है वो लेंथ कितना दे रखा है, इसका लेंथ जो दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना, 15 मीटर का। ओके, ये 15 मीटर का लेंथ दे रखा है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपको कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, है ना, ये इसका एरिया दे रखा है। और इसका जो इस वायर का जो आर है, रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 5 ओम का, है ना, 5.0 यानी कि 5। और आपसे रो पूछ रहा है रेसिस्टिविटी, तो एक बार हम लोग सारा गिवन चीज़ें लिख ले। देखिए लेंथ आपको कितना दे रखा है, 15 मीटर, ठीक है, एरिया आपको कितना दे रखा है, 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको रेसिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 ओम का, चलो ठीक है। और आपसे रेसिस्टिविटी पूछ रहा है, तो देखो देना ध्यान से, एकदम आराम से देखो। अगर हम रेसिस्टेंस का फार्मूला देखें तो होता है रो एल बाई ए, यही होता है। तो अगर मेरे को रो चाहिए, रो, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले को देखें तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए जो है इधर चला जाएगा, ये जो ए है इस आर के पास चला जाएगा, और ये एल जो है वो नीचे आ जाएगा। तो कुछ ऐसा बनेगा आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, है ना। तो रो का फॉर्मूला ये बना। अब इसमें हम लोग सारा वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो रो इज इक्वल टू, आर का वैल्यू कितना है सर, आर का वैल्यू है 5, ए का वैल्यू कितना है 6 इंटू 6.0 यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻7, और नीचे जो है आपका लेंथ कितना दिया है, 15 मीटर। ठीक है, तो अगर हम इस 5 को देखें तो देखो ये 5 जो है यहाँ से कट के 15 से ये 3 दे देगा, 3 बार में कटा, 5 दिया 15, और 3 को जब काटेंगे 6 से तो ये हमें 2 दे देगा। तो जो हमारा रो आएगा वो कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। चलिए अब आगे के क्वेश्चन पे बात करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे लिए, देखो आगे का क्वेश्चन वैसा ही है जो अभी हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्वेश्चन डील किया, वैसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया। देखो ये क्या दे रहा है, एक सिल्वर वायर हैज़ अ रेसिस्टेंस 2.1 ओम, एक सिल्वर वायर है जिसका रेसिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 2.1 ओम का दे रखा है एट 27.5 डिग्री सेल्सियस, और फिर रेसिस्टेंस बोल रहा है 2.7 ओम हो गया एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। मैंने दोनों रेसिस्टेंस दोनों टेम्परेचर आपको दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, आप बता दो। क्या पूछ रहा है आपसे, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, मैंने आपसे अल्फा पूछ रहा है, सीधा सीधी बात। तो फिर से देख लेते हैं, मेरे पास R1 दे रखा है, R1 यानी कि इनिशियल टेम्परेचर पे जो R1 होता है, या R0 बोल दो, है ना, R0 या R1 जो भी बोलो, R1 भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ रूम टेम्परेचर लिखा नहीं है तो R1 ही बोलेंगे हम। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम R1 लिख दें। R1 मेरे पास कितना दे रखा है, 2.1 ओम। ठीक है, और इसके लिए जो टेम्परेचर है T1, ये T1 मैंने कि T इनिशियल या T फाइनल जो भी बोलो, T1 मेरे पास कितना दे रखा है, 27.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, उस तरह से R2 मेरे पास कितना दे रखा है, R2 दे रखा है 2.7 ओम, और हमारा जो T2 है वो कितना दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, और आपसे हमसे अल्फ़ा अल्फ़ा पूछ रहा है। ठीक है, मैंने रो का डायग्राम ये सिंबल बना दिया। ठीक है, ये हमसे क्या पूछ रहा है, अल्फ़ा पूछ रहा है। ठीक है सर, तो अल्फ़ा क्या होता है, तो देखो अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा का फार्मूला होता है R2 माइनस R1, है ना। RT माइनस R0 होता था, तो मैं इसको R2 माइनस R1 भी लिख सकता हूँ, और नीचे डिवाइडेड में R1, और टेम्परेचर को हम कैसे लिख, जैसे वो T फाइनल माइनस T इनिशियल था तो हम इसको लिख देंगे T2 माइनस T1। ओके, इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पुट कर दो वैल्यू, अल्फ़ा इज इक्वल टू R2 कितना है सर आपके पास, वो है 27.5, उसको माइनस कर देंगे R1 से, R1 कितना है आपके पास 2.1, इसको डिवाइड कर देंगे, R1 कितना है आपके पास, अगेन सॉरी मैंने यहाँ पे गलत वैल्यू पुट कर दिया, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा,
R2 की जगह पे आपको क्या पुट करना है, R2 की जगह पे आपको 2.7 पुट करना है। कितना? 2.7 पुट करना है। और आपका R1 की जगह पे आपका कितना पुट हो जाएगा, R1 की जगह पे 2.1, फिर से यहाँ 2.1, और T2 माइनस T1 है ना, तो मल्टीप्लाई T2 कितना है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 27.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा आपका 0.6, है ना, ऊपर आ जाएगा 0.6, नीचे आ जाएगा आपका 2.1 इंटू 100 में से इसको घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 72.5। ओके, अब बस इसको आप सॉल्व वगैरह करोगे तो ऊपर जो है अल्फ़ा जो है ऊपर आएगा 0.6, और नीचे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 152.25, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.0039 डिग्री पर सेल्सियस, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी यहीं पे ख़त्म होता है। ये अल्फ़ा वाला फार्मूला से सिंपली बनेगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6 में क्या है, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम। एक हीटिंग एलिमेंट है जो नाइक्रोम वायर का यूज़ कर रहा है। आप सबको पता है नाइक्रोम इज़ द एलॉय, है ना, एलॉय होता है जिसका रेसिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। वो कनेक्टेड है 230 वोल्ट के सप्लाई के साथ, है ना, और उसमें इनिशियली करंट जो ड्रॉ हो रहा है, मैंने स्टार्टिंग में जो करंट हो रहा है 3.2। आप सबको पता है कि जो भी रसिस्टर होता है या रसिस्टेंस होते हैं उसमें स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा होता है, लेकिन बाद में जो उसका स्टीडी करंट होता है वो थोड़ा घट जाता है। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में 3.2 एम्पियर का करंट है, लेकिन बाद में इसमें 2.8 एम्पियर का स्टीडी करंट। देखो क्या लिख रहा है, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स दो स्टीडी वैल्यू, स्टीडी माने जो लगातार कंटिन्यूस वैल्यू मिल रहा है उसको 2.8 का मिलेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द स्टीडी टेम्परेचर ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट एट अ रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब बोल रहा है कि स्टार्टिंग में तो भैया 3.2 एम्पियर करंट मिल रहा था, फिर बाद में 2.8 मिलने लगा, है ना। रूम टेम्परेचर का वैल्यू दे रखा है और आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जब स्टीडी करंट उसके अंदर आया तो उस वक्त का टेम्परेचर क्या था, ये क्वेश्चन में हमसे अराइज किया गया। तो देखो सबसे पहले हम लोग गिवन चीज़ों को लिख लें। गिवन चीज़ें हमारे सामने क्या है, देखो अगर सबसे पहले हमें इसमें कुछ भी करना है तो सबसे पहले हमें इसमें रेसिस्टेंस फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस फाइंड करूँ तो मैं R1 रेसिस्टेंस फाइंड करूँगा कि स्टार्टिंग में नाइक्रोम वायर के द्वारा कितना रेसिस्टेंस दिया जा रहा था। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है, ओके। तो R1 में V/I1 लेंगे हम। अब V मेरे पास कितना है 230 वोल्ट, ठीक है 230 वोल्ट, और I1 मेरे पास कितना है स्टार्टिंग में 3.2 एम्पियर, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 71.87 ओम, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें इतना रेजिस्टेंस मिल रहा था, लेकिन जब हमारा स्टीडी करंट चलने लगा तो R2 हमें कितना मिला, V/I2, है ना, V/I2। V कितना है मेरे पास 230 अगेन, और I2 मेरे पास कितना है, अगर I2 को देखें तो मेरे पास 2.8 एम्पियर का स्टीडी करंट हमें मिल रहा था। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 82.14 ओम का रेसिस्टेंस आया, ठीक है। और हमारे सामने अल्फ़ा दे रखा है कितना, अल्फ़ा दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, ओके। और T1 दे रखा है, मैंने स्टार्टिंग टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। अब मैंने बोला था कि आगे भी एक इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, तो मेरे को यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट, अल्फ़ा वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या था, R2 माइनस R1, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और डिवाइडेड बाई R1, और इसमें क्या होता था T2 माइनस T1, है ना जी, यही करते थे, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से T2 पूछ रहा है, क्योंकि R2 पता है, R1 पता है ना, अल्फ़ा ही पता है, तो T2 पूछ रहा है। तो देखो कुछ नहीं करना है, एकदम प्यार से कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस खाली अल्फ़ा को इधर ला दो और T2 माइनस T1 को इधर भेज दो। तो देखो ये T2 माइनस T1 इधर चला गया, ठीक है, और इधर आ गया आपका R2 माइनस R1। उसी फार्मूला है, वही फार्मूला से हम बना रहे, बस खाली थोड़ा सा इसको दिमाग लगा रहे कुछ अलग तरीके से। तो यहाँ क्या हो गया, अल्फ़ा इधर आ गया और R1 आ गया, ठीक है। T2 माइनस T1 इधर चल गया। अब मेरे को T2 निकालना है, T2 क्या निकालना है, T2। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, ठीक है, और यहाँ आ गया अल्फ़ा इंटू R1, और यहाँ पे प्लस में आ गया क्या तुम्हारा, माइनस था, इधर प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा T1, है ना। तो यही चीज़ हो गया। अब एकदम प्यार से सारे वैल्यूज़ को पुट कर दो, है ना। T2 तुम्हें निकालना है तो R2 का वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए। R2 का वैल्यू कितना है 82.14
14 ओम। और R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू होगा 71.87 ओके। और इसमें तुम्हें डिवाइड करना है अल्फ़ा से। अल्फ़ा कितना दे रखा है तुम्हें, अल्फ़ा दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ है ना, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। और इसमें R1 फिर से R1 कितना हो गया तुम्हारा 71.87, और प्लस T1 तुमको जो दिया है वो दिया है 27 डिग्री। बस इसको आप सॉल्व कर दो, आपको T2 मिल जाएगा, है ना। तो T2 के लिए आपको बस क्या करना है, इसे सॉल्व करना है ना। अब देखो इसका जो सॉल्विंग है काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, तो सॉल्विंग में मैं डायरेक्टली आपको थोड़ा सा मैंने हिंट देते हुए, मैंने जो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग होता है वो मैं हिंट देते हुए आपको लेके चलता हूँ, है ना। देखो ऊपर अगर आप इसको माइनस करते हैं तो ऊपर माइनस करने पे आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10.27, ठीक है। क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटर वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर अपने दिमाग से ही करो, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये नीचे वाला जो चीज़ है वो हमारा एज इट इज़ लिखा हुआ रहेगा, है ना। नीचे वाला चीज़ एज इट इज़ लिखा रहेगा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 71.87, और प्लस में है 27 डिग्री सेल्सियस। जब इसको आप सॉल्व वगैरह करोगे ना ये पूरा चीज़ को, तो ये पूरा चीज़ जो है T2 को सॉल्व जब करोगे तो कुछ इस तरीके का आएगा। T2 इज इक्वल टू, ये पूरा जो आप सॉल्व करोगे ये पूरा पार्ट, तो ये इसमें आपका आएगा 840.56 840.56, और इसको फिर आप 27 से जोड़ दो तो आपके पास आ जाएगा 867.56, है ना, डिग्री सेल्सियस ये T2 का। और ये लगभग, मतलब इसको आप 867 ही मान सकते हो, तो ये लगभग 867 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है। तो ये आपका T2 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 6। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ मैं, और बहुत लंबा भी है, ठीक है। तो इसको अब बहुत अच्छे से बनाना होगा और बहुत अच्छे से समझना होगा, ओके। तो एकदम आराम से इसे समझेंगे हम लोग। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है कि ये हमारे सामने जो जिया हुआ है ये वेटरस्टोन ब्रिज के जैसा ही स्ट्रक्चर है एक, और हमारे सामने ये कुछ तरह से लूप दे रखा है। ये पिक्चर अधूरा है, ABCD, यहाँ पे आपका CD, यहाँ पे होगा E, ठीक है, और यहाँ होगा F, ठीक। अब देखो यहाँ से मान लेते हैं कि I करंट दौड़ रहा है। कौन सा करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है। तो ये I करंट इधर टूटेगा, सपोज दैट ये मान लिया I1, और इधर टूटेगा सपोज दैट ये मान लिया I2, ठीक है। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। अब यहाँ जो करंट जाता है इसे हम IG कहते हैं, है ना, ये क्योंकि बैलेंस करंट होता है तो ये IG हो गया। और यहाँ पे जो करंट जाएगा वो क्या होगा, इधर I1 आ रहा था, इधर IG चला गया, तो इधर बनेगा क्या, I1 माइनस IG बचेगा इधर, है ना, इधर I1 माइनस IG बचेगा। और देखो इधर से IG आ रहा था, आपको मैंने क्लास में ही बताया, इधर से IG आ रहा था और इधर से I2 आ रहा था। I2 और IG को जोड़े तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, I2 प्लस IG बन जाएगा, है ना। और इधर देखो ये सबको अगर जोड़ो तो फिर लास्ट में I1 प्लस I2 बनेगा, और इसमें I करंट फिर से रिटर्न हो गया, ठीक है। तो ये आपको सर्किट पता था। अब कुछ नहीं करना है, बस खाली हम लोग को KVL का यूज़ करना है, और KVL का यूज़ करके इक्वेशंस को तैयार करने हैं और सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला कौन सा लूप लेंगे हम लोग, ABDA, है ना, सबको पता होगा। तो देखो यहाँ पे ये पिक्चर तो बार बार हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ठीक है फिर भी हम कर रहे हैं अप्लाई, ठीक है, अप्लाई KVL, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ एट मैश, मैश बोल सकते हो या लूप बोल सकते हो, एट मैश ABDA दिखेगा। देखो A से B गए, पहले A से B इधर गए, फिर B से D, और फिर ABDA में हम मैश, मैश भी बोल सकते हैं, लूप भी बोल सकते हैं, है ना। तो ABDA में हम लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा I1 करंट है और 10 ओम मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर करंट के साथ चलते हो तो आपको पॉजिटिव लेना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 10I1, ओके। फिर करंट के अगेन हम फिर साथ में हैं, क्योंकि B से D जब हम आ रहे हैं तो फिर अगेन हम करंट के साथ में हैं, तो करंट के साथ में तो फिर से हम प्लस का साइन देंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे 5IG, कोई समस्या नहीं, ये 5IG लिखा गया। इधर से आ गया 10I1, इधर से आ गया 5IG। फिर हम देखो करंट के अपोजिट में हो गए, जब D से A की तरफ गए तो हम करंट के अपोजिट में हो गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5I2, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एकदम आराम से इसको सॉल्व करेंगे,
ठीक है, देखो इसमें अगर देखा जाए तो सब 5 के मल्टीपल में है और इस सब जोड़ के क्या आना चाहिए 0। तो इसमें अगर देखा जाए तो सब क्या है 5 के मल्टीपल में। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम 5 से सबको डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 2i1, ठीक है, ये बन जाएगा बस ig, और ये बन जाएगा बस माइनस ऑफ i2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस वाला है इसको उधर भेज देंगे, तो कुछ ऐसा लिखाएगा 2i1 प्लस ऑफ ig, और उधर आ जाएगा आपका i2, ठीक है, ये ऐसे। और इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, समझ में आ गया बात। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अप्लाई KVL एट मैश, कौन सा मैश करेंगे, BCDA, है ना, BCDA, इस पे बात करेंगे BCDA पे। तो जब B से C जाएंगे तो करंट के साथ चल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे आएगा I1 माइनस IG, ये करंट के साथ चल रहे थे इसलिए ऐसा हुआ, I1 माइनस IG इंटू 5, ठीक है। फिर देखो जैसे हम C से D की तरफ गए तो हम करंट के अपोजिट चल गए, जब हम करंट के अपोजिट चल गए तो यहाँ पे हमको माइनस साइन लेना होगा, माइनस ऑफ I2 प्लस IG, ठीक है, और इनटू में यहाँ क्या ले लेना है हमें 10 ओम, ठीक। फिर देखो करंट के माने फिर D से जब B जा रहे हैं, देखो D से जब B जा रहे हैं, फिर अगेन यहाँ D से B की तरफ गए तो यहाँ पे भी फिर उल्टा चल गए करंट के, तो यहाँ पे फिर से माइनस साइन लेना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस ऑफ 5IG, है ना, और ये सब किसके बराबर आएंगे 0 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे एकदम प्यार से, तो देखो ये 5i1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5i1, फिर ये होगा माइनस ऑफ 5IG, एकदम प्यार से सॉल्व करते चलो, ये माइनस साइन अंदर गया तो माइनस ऑफ 10i2 होगा, देखो ये 10 इधर से मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस साइन अंदर गया तो माइनस ऑफ 10i2, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाएं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर ये माइनस साइन अंदर जाएगा और ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 10IG, और यहाँ पे माइनस ऑफ 5IG है, ठीक है। अब देखो एकदम प्यार से जितने भी I1 वाले कंपोनेंट्स उसको एक साथ लिखे और जितने भी IG वाले कंपोनेंट्स है उसको एक साथ लिखे। तुम सोचोगे सर I1 वाला एक ही है, I2 वाला भी एक ही है, बस IG वाले 3 है। तो पहले हम लोग I1 I2 को साइड कर ले, 5I1 माइनस ऑफ 10I2, I1 I2 हमारा साइड हो गया। अब IG को देखें, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले ले, या देखो माइनस ऑफ IG अगर मैं कॉमन ले लूँ, ध्यान से समझो, माइनस ऑफ IG, यहाँ पे भी देखो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे भी माइनस ऑफ IG है, यहाँ पे भी माइनस ऑफ IG है, यहाँ पे भी माइनस ऑफ IG है। इन सब में से अगर माइनस ऑफ IG को हम ले ले कॉमन तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ बचेगा 5, माइनस कॉमन हो गया, IG भी कॉमन हो गया, तो बचा केवल क्या 5, यहाँ से बचा 10 और यहाँ से फिर से बचा क्या 5, और इज इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब इसको ओवरऑल लिखे तो 5I1 माइनस 10I2, ठीक है, और यहाँ पे 5 10 15 और 10 20 20 माइनस और 20IG, कुछ ऐसा लिखाएगा इज इक्वल टू 0। फिर देखो ये सारे के सारे किसके डिविजिबल में है, 5 के डिविजिबल में, तो 5 से डिविजिबल है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ कुछ बनेगा I1, यहाँ बनेगा 2I2 और यहाँ बनेगा 4IG, ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब जो माइनस वाले हैं उसको उधर भेज देंगे, तो माइनस वाले को उधर भेज देंगे तो I1 इज इक्वल टू क्या लिखाएगा 2I2, क्योंकि माइनस था उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस 4IG, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, तो 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया, है ना, दो मैश को हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब हमारे सामने आता है अपना तीसरा मैश, 2 मैश अपना सॉल्व हो चुका है। अब हमारे सामने आ रहा है तीसरा। अब तुम सोचोगे सर तीसरा मैश कौन सा है, तो देखो तीसरा मैश है ABCD, देखो ABCEFA माने बाहर वाला एक्सटर्नल सर्किट के लिए, है ना, DE नहीं, ABCEFA माने बाहर वाला एक्सटर्नल सर्किट के लिए बात होगा, है ना। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे मैश, अप्लाई KVL एट मैश, कौन सा मैश, ABCEFA,
है ना, इस पे अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखें, ए से बी जब जाओगे करंट के साथ जा रहे हो तो क्या लिखोगे 10i1, तो यहाँ लिखाएगा क्या 10i1। ओके, फिर देखो आप फिर करंट के साथ जा रहे हो तो क्या लिखाएगा माइनस ऑफ i1 माइनस आई जी इंटू 5, है ना, सॉरी करंट के साथ जा रहे हो ना तो प्लस लिखाएगा प्लस ऑफ i1 माइनस आई जी और इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, फिर आप इधर आ गए सी के बाद, फिर आप किधर आ रहे हो सी के बाद इधर आ रहे हो फिर आप, है ना, इधर ई की तरफ। तो इधर तो आपको कुछ नहीं मिला, फिर आपको बैटरी मिल रहा है, तो बैटरी में यहाँ पे आपको माइनस नहीं लेना है, यहाँ पे आपको प्लस लेना है। हम मेरे को पता है सॉरी आप यहाँ पे आपको प्लस नहीं लेना, आपको माइनस लेना है। मेरे को पता है कि आप लोग प्लस लोगे, जिनको भी मैंने ऑफलाइन में पढ़ा है, लेकिन माइनस लो तभी आंसर इसका एक्यूरेट आएगा, है ना। ठीक है, देखो आंसर से कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस यहाँ पे डायरेक्शन के बेसिस पे लिया जाता है ना, तो मैग्नीट्यूड से मतलब है हमें, माइनस प्लस से मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये जो 10 वोल्ट आ रहा है, ये जो 10 वोल्ट आ रहा है, इस 10 वोल्ट के लिए क्या ले लेता हूँ मैं प्लस, सॉरी प्लस बोल रहा हूँ मैं, क्या ले लूँगा मैं माइनस। ठीक है, बस यहीं पे हम लोग को थोड़ा सा चेंजेस करने हैं अपने कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे हमें क्या लेना है माइनस 10 वोल्ट लेना 10। ठीक है, अब फिर हम देखो इधर करंट आई करंट के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आई करंट के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा प्लस ऑफ 10i और इज इक्वल टू 0, क्योंकि फिर हमारा सर्किट तो कंप्लीट हो गया ना। देखो क्या बोले थे मैंने, ए बी सी ई एफ ए, तो ऐसे बाहर से ऐसे आते हुए ऐसे। ठीक है, जो बैटरी मिला यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, लेकिन हम लोग माइनस लिए जानबूझ के, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे, लेंगे यहाँ पे 10i1, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 5i1, ये बनेगा माइनस ऑफ 5ig, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस 10 और फिर से प्लस 10i। ठीक है, अब 0। अब सब एक कैटेगरी वाले चीज़ों को एक साथ जोड़ दे, 10 और 5i दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15i1। ठीक है, 15i1 प्लस 10i, थोड़ा सा सजा के लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस 5ig और माइनस 10, माइनस 5ig सही है तो, हाँ माइनस 5ig सही है। ठीक है, चलो अब इसके बाद इज इक्वल टू में 0। अब इसी चीज़ को थोड़ा और अच्छे से लिख ले, इसको इधर लगा दे, इसी चीज़ को थोड़ा और अच्छे से लिख दे, तो क्या लिखेंगे 15i1, ठीक है, प्लस 10i माइनस 5ig। ये थोड़ा टाइम लगाएगा क्वेश्चन, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझना। ये माइनस 10 को मैं प्लस 10 उधर लेके जाके 10 प्लस 10 लिख सकता हूँ। अब देखो ये सब 5 से डिविजिबल है, सब 5 से डिविजिबल है, तो सबको 5 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 3i1, ये बन जाएगा प्लस 2i, और ये बन जाएगा आपका माइनस ig, और ये बन गया आपका 2। ओके, अब ये बना लो आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो आपने अभी कितने इक्वेशन बना लिए, 3 इक्वेशंस आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। ओके, नाउ अब क्या करना है, ये तीनों इक्वेशंस को एकदम बड़े ही प्यार से लिख लो, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो, बार बार ऊपर वाले पेजों को देखना ना पड़े। तो तीनों इक्वेशंस को बहुत ही प्यार से लिख लेंगे, 2i1 प्लस ig इज इक्वल टू i2। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अगेन जो दूसरा इक्वेशन आया था हमारा, क्या आया था, अगर यहाँ पे देखें, हाँ अरे यार यहाँ 0 का नहीं होगा, यहाँ पे देखो यहाँ 0 नहीं होगा, सॉरी ये मिट भी नहीं रहा। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन हमने लिख लिया। दूसरा इक्वेशन हमारे सामने क्या है, जैसे i2 के लिए लिखा था, दूसरा इक्वेशन क्या है 2i2, ठीक है, प्लस 4ig, यहाँ जी था ना जी, 4ig। ठीक है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मत करना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, नहीं बनेगा। 4ig इज इक्वल टू i1, ये ना देखो दूसरा इक्वेशन यही ना, थोड़ा सजा के लिख दिए, है ना, 2i2 प्लस 4ig इज इक्वल टू i1, इसको ऐसे लिख दिए। ठीक, और तो हमारा जो थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला क्या है 3i1 प्लस 2i माइनस ig इज इक्वल टू 2। ये बना ले इक्वेशन नंबर 3। नाउ कमिंग टू द, इसका सॉल्विंग करेंगे हम लोग। सॉल्विंग कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2। क्या करेंगे सर 1 और 2 में? देखो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी बात है। 1 में 2 को उठा के डाल दो, है ना। 1 में 2 को उठा के डाल दो। पहला इक्वेशन क्या कह रहा है अपना 1 जो है वो क्या कह रहा है, 1 है, देखो क्या है, I2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस IG, यही है ना। देखो ध्यान से इसको देखो, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। क्या है, I2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस IG, यही है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यूज को डाल देना है। 2I1 का वैल्यू हमने देखा यहाँ पे इतना बड़ा लिख के रखा है। सेकेंड नंबर इक्वेशन क्या है, I1 का पूरा इतना बड़ा वैल्यू लिखा हुआ है। तो इस I1 का वैल्यू यहाँ उठा के डाल दो। I1 का वैल्यू अगर तुम उठा के डालोगे तो ये बन जाएगा 2I2 प्लस 4IG, ठीक है जी। और ये I1 का वैल्यू यहाँ डाल दिया, और प्लस में यहाँ क्या था, IG था, और इधर मेरे पास क्या आ गया, I2 आ गया। अब बस इसको प्यार से सॉल्व कर दो। I2 इज इक्वल टू 2 जा क्या हो जाएगा 4I2, और यहाँ से फिर 4 जा 8 प्लस 8IG, ठीक है सर, और यहाँ से फिर प्लस IG, है ना, यही होगा। तो यहाँ देखें 4I2 और ये I2, इसको अगर देखें तो ये I2 है, ये माइनस इधर आ जाएगा 4I2 वालों को एक साइड कर लिए, और 8IG और IG दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9IG हो जाएगा। अब I2 में से 4I2 जाएगा तो क्या बनेगा माइनस ऑफ 3I2, और इधर बन जाएगा क्या 9IG। अब देखो 3 और 9 क्या है आपस में डिविजिबल है, तो ये 3 और 9 आपस में जब डिविजिबल है तो कितने बार में होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ I2 इज इक्वल टू 3IG। और इसी चीज़ को और अच्छे से लिखे तो I2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ 3IG, है ना। I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3IG। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बना लेंगे। थर्ड तक तो हो चुका था इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, कहानी क्लियर हुआ। I2 हमने यहाँ पे निकाल लिया। देखो I2 निकाल लिया, अब नेक्स्ट मकसद है हमारा I1 निकालने का। तो पहला नंबर इक्वेशन था, पहला नंबर इक्वेशन में इस इक्वेशन 4 को पुट करेंगे। तो सीधा सीधी बात यहाँ क्या करेंगे, पुट इक्वेशन, सॉरी यहाँ हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 4 में इक्वेशन 1 माने इक्वेशन 1 में इक्वेशन 4 को डालेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, I2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस IG, ये है। अब I2 कितना आ गया मेरे पास माइनस ऑफ 3IG, इधर आ गया 2I1 और यहाँ आ गया IG, ये माइनस प्लस IG उधर जाएगा क्या बन जाएगा माइनस IG बन जाएगा। तो माइनस ऑफ 3IG ये उधर आया बन जाएगा क्या, अरे यार सॉरी क्या हो रहा है, हाँ माइनस ऑफ IG इधर आ गया, ठीक है। और इधर क्या बना 2I1 बना। अब देखो माइनस माइनस मिलके क्या बन गया ये प्लस, तो लिखा आ जाएगा 4IG, लेकिन बड़ा नंबर में माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा। तो माइनस ऑफ 4IG इज इक्वल टू 2I1। तो देखो 2 और 4, ओहो 2 और 4 क्या होगा आपस में कैंसिल होगा, है ना। तो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2IG आ जाएगा, है ना। ध्यान से समझिए I1 इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस ऑफ 2IG, और ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 5। और यहाँ देखो I2 इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस ऑफ 3IG, जो हमारा इक्वेशन नंबर बन गया 4। ओके, अब हमारे फिगर के हिसाब से, ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर के हिसाब से हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा I है, जो हमारा I है वो 2 भागों में टूट रहा है I1 प्लस I2 में, ठीक है। I मेरा कितने भागों में टूट रहा है I1 प्लस I2 में। तो नाउ हम I फाइंड करेंगे। I फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे लिखना होगा कि फ्रॉम फिगर के हिसाब से हमारा जो फ्रॉम फिगर I जो है हमारा किसके बराबर है I1 प्लस I2 के बराबर है। अब हम क्या करते हैं ना, I1 का जो वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं इसमें पुट कर देते हैं थर्ड वाले में, क्योंकि थर्ड वाले में ही I1 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे एक चीज़, क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन, इसको 6 मान लो, इसको इक्वेशन 6 मान लो, ठीक है। लिखो पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन थर्ड, तीसरे इक्वेशन में 6 को पुट कर दे। तो पहला तीसरा इक्वेशन प्यार से लिख ले, क्या है तीसरा इक्वेशन सर, कहाँ गया तीसरा इक्वेशन, ये 3I1 प्लस 2I,
है ना, यही है ना तीसरा इक्वेशन, पुट करते हैं आराम से। क्या है 3i1 प्लस 2i, ठीक है सर, माइनस IG इज इक्वल टू 2, यही है। ये हमने तीसरा इक्वेशन लिख रखा। अब तीसरे इक्वेशन में i की जगह i1 प्लस i2 डाल देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3i1 प्लस 2, i की जगह क्या रखा देगा i1 प्लस i2, और यह आ जाएगा माइनस ऑफ IG इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आराम से सॉल्व करो, यहाँ पे अगर आराम से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3i1 प्लस 2i1 प्लस 2i2 माइनस IG इज इक्वल टू 2। 3i1 2i1 मिलके कितना बन जाएगा 5i1 प्लस 2i2 माइनस IG इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7, है ना, ये बन गया इक्वेशन नंबर 7। नाउ अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 4 और 5 को 7 में पुट करना है, ठीक है। पुट इक्वेशन 4 एंड 5 इन 7, ठीक है। 4 और 5 को किस में डाल दो 7 में डाल दो। सर 4 और 5 क्या है, देखो 4 और 5 में हमने i1 और i2 का वैल्यू निकाला है, बस उसी को बोल रहा है 7 में डाल दीजिए। जब 4 और 5 को i1 और i2 में वैल्यू डालेंगे तो देखो यहाँ क्या है 5i1 है, पहले लिख लेते हैं 5i1 और उसके बाद ये 5 है, ठीक है बाबू, ये 3 और 2 5 मिल गया, 5i1 प्लस 2i2 और माइनस ऑफ IG इज इक्वल टू क्या है 2 है। तो 5i1 के जगह पे क्या रख देंगे, सोच के देखो i1 अभी हमने निकाला था, क्या रखा था माइनस ऑफ 2IG, ठीक है, प्लस 2i2 के जगह पे क्या रख देंगे माइनस ऑफ 3IG, ठीक है, और यहाँ पे फिर से माइनस ऑफ IG है और इज इक्वल टू में क्या है 2 है। बस इसको सॉल्व कर लो, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 10IG, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 6IG और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ IG, ये जो क्या आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो माइनस IG अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे मेरे सामने क्या बचेगा 10 प्लस 6 प्लस 1 और इज इक्वल टू आ गया 2। सो माइनस ऑफ IG इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस ऑफ IG जो है माइनस ऑफ IG और इधर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो IG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2/17। तो IG तो मेरे पास कितना आ गया माइनस ऑफ 2/17, क्या आ गया माइनस ऑफ 2/17, ठीक है, IG आ गया। अब देखो बहुत ही मज़ेदार चीज़ आ गया मेरे पास, अगर IG आ गया तो मैं I1 भी निकाल लूँगा। देखो अब सारा सॉल्व होते जाएगा खट खट, कोई टेंशन नहीं है। IG आ गया तो फिर हम I1 भी निकाल लेंगे। इधर से समझते हैं, I1 अभी हमने देखा था, I1 मेरे सामने कितना था, I1 था मेरे सामने अभी देखा था हमने, इक्वेशन नंबर 5 को देख लो प्लॉट के, I1 था माइनस ऑफ 2IG, तो यहाँ माइनस ऑफ 2IG है, लग दो। अब यहाँ पुट करो माइनस IG का वैल्यू कितना आया माइनस 2/17, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 4/17, सॉरी माइनस बोल रहा हूँ मैं, प्लस होगा यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई में ये चीज़ नहीं देखते हैं, प्लस माइनस में देखते हैं। तो ये आ गया 4/17 एम्पियर I1 करंट, ठीक है। उस तरह से I2 निकाल लो, I2 कितना दे रखा है, I2 दे रखा है तुम्हारे सामने माइनस ऑफ 3IG, माइनस ऑफ 3IG, चलो यहाँ पुट करें माइनस 3IG का वैल्यू कितना है माइनस ऑफ 2/17, तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 6/17 एम्पियर, किसके लिए I2 के लिए, ठीक। I1 भी मिल गया I2 भी मिल गया, ठीक, प्रॉपरली I1 भी आपने निकाल लिया है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने प्रॉपरली I2 भी निकाल लिया, I2 हो गया 6/17 एम्पियर, ठीक है। नाउ अब आपको क्या निकालना है, IG मिल गया, I1 मिल गया, I2 मिल गया, अब आपको क्या निकालना है, हमारा जो सर्किट था इधर हमारे सर्किट में एक I1 माइनस IG था और एक I2 प्लस IG था, तो अब मेरे को क्या करना है I1 माइनस IG निकालना है और फिर I2 प्लस IG निकालना है।
तो देखो आप निकालेंगे I1 माइनस आई जी, जो एक लूप में जा रहा था। तो I1 माइनस आई जी, आई वन मेरे पास कितना है -2/17, और माइनस आई जी मेरे पास कितना है, सॉरी I1 तो मैंने, ओहो गलती हो गया। देखो I1 कितना है मेरे पास, I1 है मेरे पास 4/17, ये आ गया 4/17, ठीक है। और IG मेरे पास कितना है, IG है मेरे पास -2/17, ओके। यहाँ पे ऐसे पुट करें। अब यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस बन गया, है ना। तो यहाँ पे आ गया एलसीएम 17, और ये माइनस माइनस मिलके बन गया है प्लस, तो ऊपर बचा 4, ये +2, कितना आ गया 6/17, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब उसी तरह से I2 निकाल लो, I2 प्लस IG था, है ना। I2 प्लस IG था, तो I2 मेरे पास कितना आया है, I2 मेरे पास आया 6/17, और IG मेरे पास कितना है -2/17। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस मैंने 17 इधर, और इधर से आ जाएगा 6 - 2, मैंने ये आ गया 4/17। तो इस तरीके से आपका करंट चला गया। अब आपको I निकालना है, तो I = हो जाएगा I1 + I2, है ना। अब I1 आपके सामने कितना आया 4/17, है ना, और I2 आपके सामने आया है 6/17। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आ जाएगा 17, और ऊपर आ जाएगा 10, तो 10/17 एम्पियर, ठीक है। तो I1 आपका आपका ये आ गया। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे फाइंड करना था अलग अलग। तो बस कुछ नहीं है, इसमें इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ा सा ये है। बाकी इसका सॉल्यूशन PDF भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। स्टोरेज ऑफ बैटरी EMF उसका 8.0 वोल्ट है, रेसिस्टेंस आपका 0.5 ओम का दिया हुआ है, और उसको चार्ज किया जा रहा है 120 वोल्ट DC सप्लाई से, ठीक है, यूजिंग सीरीज रजिस्टर 15.5 ओम का सीरीज रजिस्टर दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के समय टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ चार्जिंग हैविंग सीरीज रजिस्टर इन चार्जिंग सर्किट, मैंने चार्जिंग सर्किट में सीरीज रजिस्टर का क्यों यूज़ करते हैं, ये पूछ रहा है ना। क्योंकि वो करंट को डाउन नहीं होने देता, करंट को वेस्ट नहीं होने देता, इस वजह से उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें क्या करना है, गिवन टर्म्स को लिख लेना है। तो गिवन टर्म्स अगर देखें तो E = कितना है 8 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम रेसिस्टेंस को देखें, इंटरनल रेसिस्टेंस को, तो इंटरनल रेसिस्टेंस दिया R = 0.5 ओम का, ठीक है। और चार्ज है 120 वोल्ट सप्लाई से, तो भी जो दिया वो कितना दिया 120 वोल्ट का सप्लाई दिया है, और R जो दिया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वो दिया 15.5 ओम का, है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि ड्यूरिंग चार्जिंग, तो देखो जब चार्ज करते हैं ना तो वहाँ पे हम वोल्ट नहीं इफेक्टिव वोल्टेज देखते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे क्या निकाले, इफेक्टिव वोल्टेज निकाले, ठीक है, इफेक्टिव वोल्टेज। तो इफेक्टिव वोल्टेज जो होगा वो हमारा क्या होगा, V1 मान लेते हैं उसको। तो V1 = क्या हो जाएगा V - E, ये इफेक्टिव वोल्टेज, मैंने टर्मिनल वोल्टेज में से EMF को माइनस कर देंगे। तो बैटरी का जो है EMF वो दिया है 8 वोल्ट का, और टर्मिनल वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं 120, माने 120 के सप्लाई से उसको हम चार्ज कर रहे हैं, और बैटरी का है 8 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, जो हमारा इफेक्टिव है 112 वोल्ट के आसपास हमारा V1 यानी कि इफेक्टिव वोल्टेज आ रहा है। उस तरह से फिर हम यहाँ पे करंट निकालें, तो करंट = क्या होगा V1 / R + R। तो I मेरा जो आएगा वो कितना आएगा, V1 कितना मेरे पास 112, इफेक्टिव वोल्टेज 12 है, और R मेरे पास कितना है, रजिस्टर जो दिया है वो दिया 15.5, और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 112 वोल्ट, और नीचे आ जाएगा 16 ओम, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमें 7 एम्पियर मिलेगा, यहीं पे हम कर देते हैं, ये डिवाइड करने पे हमें 7 एम्पियर मिल गया, ठीक है, ये चीज़। नाउ अब हमारे पास अगर हम ओम्स लॉ देखें, तो ओम्स लॉ के हिसाब से, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V = क्या बनता है IR, ठीक है। तो V = जो हमारा करंट आया वो कितना आ गया 7 एम्पियर, और रेसिस्टेंस हमारे पास 15.5 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो V =
इसको हम सॉल्व वगैरह करेंगे तो 108.5 वोल्ट आएगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो अगर अब मेरे को निकालना है कि जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना है, तो एक बात आपको मैं यहाँ पे समझा दूँ कि जो भी हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, जो सप्लाई वोल्टेज देते हैं वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज प्लस टर्मिनल वोल्टेज के साथ साथ हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है रजिस्टर पे, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ रजिस्टर के बराबर होता है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप ऑफ रजिस्टर हमने निकाला 108, ये हमारा जो आया ये वोल्टेज ड्रॉप है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि ये ओम्स लॉ बता रहा है कि V इक्वल टू आई आर, माने कितना रेसिस्टेंस की वजह से कितना वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा है, तो यह 108.5। तो मेरे को टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू सप्लाई माइनस, ओहो बहुत डिस्टर्बिंग है, सप्लाई माइनस सप्लाई वोल्टेज माइनस वोल्टेज ड्रॉप, है ना, वोल्टेज ड्रॉप। तो अब बताओ टर्मिनल वोल्टेज अगर मेरे को निकालना, तो सप्लाई मैंने कितना किया था 120 का, है ना, और वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो रहा है 108 का, 108.5 का। तो ओवरऑल जो हमें सप्लाई टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा 11.5 वोल्ट का, मतलब जो बैटरी है वो 11.5 वोल्ट से कंटिन्यूसली चार्ज हो रहा है। ठीक है, और सीरीज़ में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि करंट का ये ब्रेक ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर, मतलब नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर कंडक्टर इतना दिया है। हाउ लॉन्ग डज इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर 3 मीटर लॉन्ग और टू द अदर एंड, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज इतना 2.0 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर एंड करंट कैरिंग द कंडक्टर इज 3.0 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सबने पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपने एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं भी पढ़ा तो आपने ये वाला रिलेशन पढ़ा होगा, आई वीना, आई इज इक्वल टू वीना, आई इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा वीना, यानी कि NEAVD। ठीक, अब आप देखो, खुद से देखो, आपको यहाँ पे n दे रखा है, यानी कि डेंसिटी ऑफ द कंडक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मैंने वैल्यू दे रखा है n, E का वैल्यू सबको पता होता है। ठीक है, एरिया आपको दे रखा है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना होगा, करंट भी दे रखा है, तो सबसे पहले आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालोगे। जैसे ही आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगा फिर आप टाइम निकाल दोगे। जब आप डेरिवेशन कर रहे होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो टाइम इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि आप L/VD लिख सकते हैं, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, L/VD। तो आपको लेंथ पता है 3 मीटर, VD जैसे निकालोगे डिवाइड करोगे टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे यहाँ से जो जो चीज़ गिवन है उनको लिख लेता हूँ, बस ये 2 फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पे, इनको पहले गिवन लिख लेते हैं। n कितना दे रखा है, n दे रखा है 8.5 इंटू 10⁻28। ठीक है, ये हमारे पास n दे रखा है, 3 मीटर का वायर है, मैंने लेंथ हमारे पास 3 मीटर है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है कितना 2.0 इंटू 10⁻⁻6, और आई जो दे रहा करंट में कितना दे रहा है 3 एम्पियर का। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, तो सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकलेगा भाई, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ से अलग लगाएं तो ये I डिवाइडेड बाई NEA हो जाएगा। इस फार्मूले से देखें तो BD इज इक्वल टू, BD को इधर रहने दो, बाकी सब उधर फेंक दो, तो I इज इक्वल टू NEA हो गया। अब देखो I कितना है 3 है। ठीक है, N कितना है, N है आपके सामने 8.5 है ना, 8.5 इंटू 10⁻28। ठीक है, ये आपका हो गया n। E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और आपका A कितना दिया है 2.0 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व वगैरह करोगे तो सॉल्व वगैरह करने पे जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आएगा वो कितना आएगा 1.103 इंटू 10⁻⁻4, और वेलोसिटी है इसीलिए हम इसको मीटर पर सेकंड लिखेंगे। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू होता है L/VD।
एल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है एल आपको 3 मीटर का, ठीक है, तो ऊपर 3 हो गया। और वी डी जो है आपका 1.103 इंटू 10⁻⁻4 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.72 इंटू 10⁻4 आएगा, ठीक है, सेकेंड। लेकिन जब इसको आप आवर में देखेंगे तो 7.5 आवर्स के बराबर ये आएगा। तो 7.5 घंटा लगेगा इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करने में। चलिए, इसी के साथ ये पूरा लेक्चर हमारा समाप्त होता है, ठीक है। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3 एनसीईआरटी होल सॉल्यूशन, ठीक है, अपडेटेड सिलेबस के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग चैप्टर 4 के सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको ग्रुप में मैं भेज दूँगा। चलिए, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।